नमस्कार, मैं उदय मिश्रा फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी अगली क्लास के साथ। आज का टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सूक्ष्म शिक्षण कौशल या माइक्रो टीचिंग, ठीक है। उसमें क्या पढ़ा था हमने उसकी स्टेप्स के बारे में पढ़ा था, उसके टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा था। हु इज द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग? अब आप बता सकते हैं D.W. Allen is the father of micro teaching. Who is the father of micro teaching in India? D.D. Tiwari. D.D. Tiwari is the father of micro teaching in India. अगर हम बात करें कि ये किस यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस की गई थी माइक्रो टीचिंग, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इंडिया में कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी? तो सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट कहाँ है? इलाहाबाद में, ठीक है। इन 1967 ईयर की बात करें तो 1967। अब उसके स्टेप्स की बात करें तो कौन कौन से थे? प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग और रीफीडबैक। आपको बताया था मैंने कि प्लानिंग हम घर से करके आते हैं तो उसके लिए हम कोई टाइम नहीं इंक्लूड करते हैं। जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है वो उसी से हम प्लानिंग एग्जीक्यूट मतलब टाइमिंग को वहां से काउंट करते हैं। तो हर एक के लिए 6 मिनट है, बस रीप्लानिंग को छोड़ के, मतलब टीचिंग को 6 मिनट्स, फीडबैक को 6 मिनट्स, रीप्लानिंग को 12 मिनट्स और रीटीचिंग को 6 मिनट्स और रीफीडबैक को 6 मिनट्स, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये इससे 1 से 2 क्वेश्चन आने मतलब 100% है कि ये सीटेट में इससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे कौन से नंबर का करिकुलम फ्रेमवर्क आया था। तो सबसे पहले जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया वो है 1975 में, उसके बाद 1988 में, फिर 2000 एंड देन 2005। तो ये हमारा कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का फ्रेमवर्क है, ठीक है। कौन देता है ये? बाय एनसीईआरटी। कौन लाता है? एनसीईआरटी। 4 फ्रेमवर्क अभी तक आए, एक 75, 88, 2000 और 2005। 4 फ्रेमवर्क आए, 75, 88, 2000, 2005 बाय एनसीईआरटी, ठीक है। आगे बात करते हैं तो ये किस पे बेस है? कंस्ट्रक्टिविज्म का आपको ध्यान होगा कि बच्चा खुद से लर्न करता है, अपने आसपास की चीजों में होता है, वो इन्वॉल्व होता है, तो बस उसी पे बेस्ड है। फिर से मैं पूछता हूँ, हु वाज द फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म? जीन पियाजे, ठीक है। तो ये उन्हीं के सिद्धांतों पे ये पूरा करिकुलम आधारित है। फिर क्या है, इसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? कमेटी की बात करें तो इसके लिए बनी थी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, जिसके हेड थे प्रोफेसर यशपाल। कौन था? प्रोफेसर यशपाल। यही जो प्रोफेसर यशपाल है, यही इसके लिए हेड थे जो लर्निंग विदाउट बर्डन जो 1993 में आया था। कब आया था? 1993 में। और उसी से ही इन्होंने इस करिकुलम फ्रेमवर्क में इसी से अपनी पॉलिसीज ली हैं और इसमें पुट अप की हैं। किसमें? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में कहां से अपनी पॉलिसीज ली हैं, तो लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 से। अब बात करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में। कौन से शेड्यूल में? 8th शेड्यूल में, ठीक है। कितनी भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया? 22 लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया। ये कुछ बातें कहता है, जैसे ये डिस्करेजमेंट ऑफ रूट लर्निंग की बात करता है कि जो हम लोग रट के याद करते हैं या रट के पढ़ते हैं, ये उस पर ज्यादा फोकस नहीं करता। ये बात वही करता है ना, ये कंस्ट्रक्टिविज्म पे फोकस करता है और किसको हटाता है? रूट लर्निंग को डिस्करेज करता है कि मतलब हमें रट के नहीं पढ़ना है, हमको एक तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, उसको क्या करना है? समझना है। खुद से लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल आप कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि खुद करके सीखना है, वहां पे चीजों को अपने रिलेट करना है, तभी हम सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रोल ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर, और एक टीचर को सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल दिया गया कि आप सिर्फ बच्चों को बताइए और वो नॉलेज खुद से ही कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये सब आपको ये पढ़ के आपको क्या लगा? क्या बच्चे के लिए है? तो ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आते हैं, ये किसके लिए आते हैं? बच्चे के लिए आते हैं या टीचर के लिए आते हैं? ऑफ कोर्स ये टीचर के लिए आते हैं, ठीक है। तो इसको देख करके एक टीचर या एक इंस्टीट्यूट ये अंदाजा लगा सकता है कि हमें आखिर आगे चल के अपना करिकुलम कैसे बनाना है, बच्चों को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। किसके लिए? ये एक टीचर्स के लिए, ये टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, मतलब एक तरीके से टीचर्स जो अपनी ट्रेनिंग के टाइम में इसको फॉलो कर सकते हैं कि हम अपना जो ट्रेनिंग जो अपनी टीचिंग वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, जाके बच्चों को हम पढ़ाएंगे कैसे। तो ये फॉर टीचर्स होता है, नॉट फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जो इसके 4 बार आया है, 75, 88, सन 2000, 2005। किस पे बेस्ड है? कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है। इसके लिए कमेटी कौन सी बनी? नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। इसके हेड कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे।
और इसने अपनी पॉलिसी कहाँ से ड्रॉ की, लर्निंग विदाउट बर्डन, जो आया था 1993 में, और इसके भी हेड कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये हमारे 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये कितने लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, 22 लैंग्वेज में। ठीक है, इसने रूट लर्निंग को डिस्करेज किया है और टीचर को एज अ फैसिलिटेटर बताया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इसका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का क्या इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके बाद इसके कुछ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, उसके बाद फिर इसने एक 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की है, और फिर उसकी कुछ कंक्लूजन्स बताएं, बस इतना सा है हमारे एनसीईआरटी 2005 में। ठीक है, और जो पहले तो इसके हम प्रिंसिपल्स के बारे में इसके बाद बात करते हैं, आप चाहें इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है इसके प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स में एक एक करके लिखूंगा और एक एक करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला है शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रूट मेथड, फ्रॉम रूट मेथड। ठीक है, तो हमें जो हम बच्चों को, ये टीचर्स के लिए मैंने आपको बताया, तो टीचर्स को ये सीखना होगा कि बच्चों को सिर्फ रटाना नहीं है। ठीक है, कि उसको वहां से उसका जो लर्निंग फोकस है उसको रटने की बजाय उसके तरीके से नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करे, वो नॉलेज को समझे। ठीक है, एज ए इंफॉर्मेशन उसको ना ले, उसको अपने धारण करे, मतलब कह सकते हैं कि ज्ञान को धारण करे। ठीक है, तो उसको जो हमारा जो लर्निंग है वो कहां से कहां शिफ्ट करना है, मतलब ग्रोथ मेथड से उसको शिफ्ट करना है। ठीक है, दूसरा है करिकुलम should go beyond the text, कि जो हमारा करिकुलम है वो सिर्फ और सिर्फ किताबों पे आश्रित ना हो, किताबों पे ही बेस नहीं रहना चाहिए, कि जो है हमें उसमें कुछ एक्टिविटीज इन्वॉल्व करनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि पूरा पूरा टेक्स्ट बुक से ही हमें रटा नहीं देना है। ठीक है, उसको बाहर की चीज़ों से रिलेट करवाना है, हमारे जो क्लास में इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं उनसे उसे कुछ समझाना है, या बाहर की चीज़ें जैसे आप प्लांटेशन करवा सकते हैं उनसे, बहुत से, जैसे एफॉरेस्टेशन है तो उसे एफॉरेस्टेशन करके बताइए, है ना, डिफॉरेस्टेशन है तो उससे कुछ एग्जाम्पल दीजिए कि वो अपनी चीज़ों को क्या करें, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको बाहर से रिलेट करें। जब तक वो रिलेट नहीं करेगा तब तक वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं एक तरीके से व्यवहारिक शिक्षा वो पढ़ानी है, जो उसके जीवन से वो क्या कर पाए, अपने जोड़ पाए। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, एग्जामिनेशन शुड बी फ्लेक्सिबल। तो जो एग्जाम्स हैं वो इतने रिजिड नहीं होना चाहिए, एग्जामिनेशंस शुड बी फ्लेक्सिबल। जो एग्जामिनेशन है वो कैसे होने चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो एग्जामिनेशन पूरी तरह से इतने ज़्यादा रिजिड ना हो कि मतलब कि बच्चा अगर फेल हो जाए तो उसको वही मतलब उतना वो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनेशन में कुछ एक हर स्तर के बच्चे के लिए जो एग्जाम्स होने चाहिए वो उस हर लेवल के होने चाहिए कि हर बच्चा उस एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाए। ये नहीं है कि बिल्कुल हाई लेवल का रख दिया, ये थोड़ा मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए एग्जामिनेशन। ठीक है, आप समझ सकते हैं इसके शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रूट मेथड, curriculum should go beyond the textbook, examination should be flexible and examination should be flexible. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एग्जामिनेशन शुड बी फ्लेक्सिबल। चौथा है जो मैं आपको बता रहा था कि बच्चे को रिलेट करके पढ़ना चाहिए, वो है कि रिलेट टू आउटसाइड स्कूल। तो जो उसका नॉलेज है वो अपने स्कूल के बाहर की चीजों से रिलेट करता है, मतलब तभी तो नॉलेज यूजफुल होगा
जब तक वो अपने नॉलेज को रिलेट ही नहीं कर पाएगा कि बाहर की चीजों से, तब तक उसका नॉलेज किसी काम का नहीं, ठीक है। तो यही हमने 4 इसके प्रिंसिपल्स हैं कि सिर्फ लर्निंग फ्रॉम रूट मेथड, कि हमें रटने पे बल नहीं देना है। दूसरा क्या है, करिकुलम शुड गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे ही डिपेंड नहीं कि जो उसमें लिखा है वही बस करना है, उसके अलावा भी कुछ उसको एक्टिविटीज करवाइए, कुछ अलग से करवाइए। तीसरा क्या, एग्जामिनेशन शुड बी फ्लेक्सिबल, एग्जामिनेशन थोड़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। चौथा क्या है, रिलेट टू आउटसाइड ऑफ स्कूल, जो उसका नॉलेज है वो कहाँ से रिलेटेड, मतलब वो रिलेट कर पाए आउटसाइड ऑफ स्कूल से, सिर्फ और सिर्फ स्कूल तक सीमित ना है उसका नॉलेज। वो जब तक अपने उसके लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर पाएगा अपने नॉलेज को, तब तक उसका नॉलेज किसी काम का नहीं है। तो इन्होंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसी पे तो आधारित है। किस पे आधारित है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होगा, जो बच्चा कहाँ उतरेगा, एक तरीके से दुनिया में जाएगा, तो दुनिया में जब जाएगा तो अपने नॉलेज का कुछ यूज कर पाए। यही है, यही हमारे प्रिंसिपल्स है, यही बता रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला से पहले आपको समझना होगा कि इसने एक तरीके से जो मदर टंग है या मदर लैंग्वेज है उससे सीखने के लिए इसने बात कही है कि जो भी हमारी मदर लैंग्वेज है या मदर टंग है, अगर उसमें बच्चा पढ़ता है तो वो जल्दी सीखता है, ठीक है। तो इसने किस पे फोकस किया, फोकस ऑन मदर टंग। लर्निंग शुड बी इन मदर टंग, ठीक है। ठीक है, ये भी यहाँ पे यू है, ठीक है। लर्निंग मदर टंग में होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमें बात करनी है एक्चुअली 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की। क्या है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? तो 3 लैंग्वेज की फॉर्मूला की बात कहाँ कही गई है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हमको पढ़ना है। तो पहले है फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, फर्स्ट लैंग्वेज आप रेट कर सकते हैं प्राइमरी लेवल, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो हमारी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज या मदर, ठीक है। कि हमें जो पढ़ना है वो प्राइमरी लेवल पे हम कैसे पढ़ सकते हैं, या तो लोकल लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज उसका नाम दे सकते हैं, या रीजनल लैंग्वेज नाम दे सकते हैं, जो हमारे आसपास बोली जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है, मदर टंग। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मदर टंग या लोकल लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी है, सेकेंड लैंग्वेज कौन सी है? अच्छा, इंडिया में बताइए, इंडिया में एक तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं और दूसरे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, तो उनके लिए जो लैंग्वेज है सेकेंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज चेंज होगी, है ना, उनके लिए चेंज होगी। अब ये बताइए, जो जैसे वहां है तमिलनाडु में है, तो क्या वो उसकी मदर टंग तमिल होगी ना, तो उसके सेकेंड लैंग्वेज में भी हिंदी हो सकता है ना कि वो सेकंड लैंग्वेज एज हिंदी अडॉप्ट करे, या सेकंड लैंग्वेज जैसे हम लोग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो वो जो उनकी सेकंड लैंग्वेज होगी वो प्रेफर करेंगे इंग्लिश, या मतलब कोई भी अपनी इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज जो है सेकंड लैंग्वेज को आप दो तरीके से समझिए, एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए, एक नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स मतलब हिंदी स्पीकिंग के लिए क्या होगा, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए या तो वो इंग्लिश होगी या क्या होगी, कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, है ना, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यही तो हो सकता है, या इसके अलावा भी हो सकता है ना, या तो इंग्लिश होगी या तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। और नॉन हिंदी के लिए क्या होगी, इसमें उसके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, और फिर कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, नॉन हिंदी इंग्लिश, नॉन हिंदी स्पीकिंग के लिए। नॉन हिंदी के लिए क्या हो जाएगा, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, है ना। यहाँ पे हिंदी ऑप्शन में आ जाए क्योंकि इसने अपनी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं पढ़ी, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में आ गया है, हिंदी हमारे पास ऑप्शन में आ गया, हिंदी
और इंग्लिश। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई होगी, आप चाहें तो इसको नोट कर लें। ओके, ठीक है। नॉन हिंदी स्पीकिंग की हमने बात कर ली है कि नॉन हिंदी स्पीकिंग के लिए क्या हो सकता है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। ठीक है, फिर इसके बाद हमें थर्ड लैंग्वेज जाननी है कि थर्ड लैंग्वेज क्या हो सकती है। थर्ड लैंग्वेज देखिए दोनों के लिए सेम ही रहेगी, बस डिपेंड करता है कि आपने सेकंड लैंग्वेज कौन सी प्रेफर की है। ठीक है, थर्ड लैंग्वेज दोनों के लिए सेम है, डिपेंड वो किस पे करेगी, सेकंड लैंग्वेज पे। जो आपने सेकंड लैंग्वेज नहीं ली है उसी के अलावा आप थर्ड लैंग्वेज ले सकते हैं। थर्ड लैंग्वेज देखिए क्या होगी, हिंदी स्पीकिंग एंड नॉन हिंदी। हिंदी स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग और नॉन हिंदी, है ना, दोनों के लिए सेम ही रहेगा। लेकिन बस डिपेंड ये करता है कि आपने सेकंड जो लैंग्वेज है वो कौन सी ली है। इसमें भी देखिए ऑप्शन क्या है कि इंग्लिश या कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, है ना, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ओके, ये क्या डिपेंड करता है कि जो आपने नॉट टेकन एज सेकंड लैंग्वेज, है ना, कि जो आपने सेकंड लैंग्वेज ना ली हो, समझा रही बात। इनमें से आपको डिसाइड करना है कि लेकिन जो आपने सेकंड लैंग्वेज ना अडॉप्ट किया, और सेम यही कॉपी हो जाएगी, इंग्लिश या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। वही चीज है कि जो आपने एज अ सेकंड लैंग्वेज ना ली हो, नॉट टेकन एज सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, जिसको आपने सेकंड लैंग्वेज के लिए ना लिया। ठीक है, तो यही बात है, इसमें मदर टंग पे फोकस किया, लेकिन फिर इसके साथ साथ इसने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला भी बताया। फर्स्ट लैंग्वेज जो हमारी है वो मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज ऑब्वियस बात है, हम लोग एक डाइवर्स कंट्री में रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स भी हैं और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स भी हैं। तो जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ के लिए या तो इंग्लिश या तो कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और जो नॉन हिंदी है वहाँ के लिए हिंदी या इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं। जो सेकंड लैंग्वेज के जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उसके लिए सेकंड लैंग्वेज क्या होगी, या तो इंग्लिश या तो इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनके लिए क्या होगी, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। फिर आ जाती है थर्ड लैंग्वेज की बात, हिंदी स्पीकिंग के लिए क्या होगा, इंग्लिश या कोई मॉडर्न लैंग्वेज। लेकिन इन दोनों का ऑप्शन तब है जो सेकंड लैंग्वेज आपने ना ली वही इसमें से अडॉप्ट कर सकते हैं, जो आप ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, नॉन हिंदी के लिए भी वही सेम है, इंग्लिश या कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, लेकिन जो आपने सेकंड लैंग्वेज ना ली। ठीक है, ऑप्शन यही है, बस आपको ये जो थर्ड लैंग्वेज है हमें किस पे डिपेंड करती है कि आपने सेकंड लैंग्वेज क्या लिया है। ठीक है, फिर इसके बाद इसके हम लोग कंक्लूजन पे चलेंगे। कंक्लूजन से पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसने कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बात की है। ठीक है, कि सब्जेक्ट्स आखिर हमें किस लिए पढ़ते हैं। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स का आखिर मोटिव क्या होना चाहिए, साइंस है तो आखिर उसका मोटिव क्या होना चाहिए, और सोशल साइंस है तो आखिर उसका मोटिव क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है मैथ्स, है ना। मैथ्स का जो मोटिव होना चाहिए वो मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट्स होना चाहिए, कि इंसान की जो बुद्धि है उसका विकास हो, है ना, उसमें गणितीय हो जाए, है ना, कि वो उसके अंदर कौन सी पावर है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, प्रेडिक्ट कर सके, है ना, सॉल्यूशंस निकाल सके। यही चीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ्स का मोटिव क्या होना चाहिए, मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट्स, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं शुड इंक्रीज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। क्या बढ़ेगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ओके, समझना होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ेगी आपकी, कौन सी, डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग पावर। उसके साथ साथ आपकी और कौन सी पावर बढ़ सकती है, रीजनिंग पावर। ओके, टू फाइंड आउट द रीजंस, रीजनिंग पावर।
ठीक है। तो कौन इससे देखिए क्या एम्स जो हम मैथ पढ़ेंगे उसके लिए हमारा एम क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या है मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट्स, कि हमारा जो मैथमेटिक्स है वो सिर्फ हम एक सब्जेक्ट के रूप में ना पढ़ के उसको हमको अपने लाइफ में कैसे उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें पढ़ना है कि उसके हमारे थॉट्स कैसे हो जाए, मतलब जो हमारा विचार है वो थोड़ा एक क्रमबद्ध हो जाए, है ना, कि उसमें थोड़ा सा एक डायरेक्शन हो, ये सब समझ रहे होंगे आप। दूसरा क्या है शुड इंक्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो जो बच्चा है उसके अंदर कौन सी स्किल डेवलप होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तीसरा क्या है डिसीजन मेकिंग पावर उसका एनहांस होना चाहिए। चौथा क्या है उसकी रीजनिंग एबिलिटी या रीजनिंग पावर उसकी बढ़ जानी चाहिए। अगला सब्जेक्ट कौन सा है साइंस। साइंस का देखिए क्या होगा, अगला सब्जेक्ट है साइंस, ठीक है। साइंस हमारे अंदर क्या डेवलप कर सकता है, साइंटिफिक एटीट्यूड, है ना, किसी भी चीज के पीछे लॉजिक ढूंढना, है ना, किसी भी चीज के पीछे लॉजिक ढूंढना, हमारे मन को कैसा करना, क्यूरियस करना, हमारे अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाना, ये सब किसका एम होगा, साइंस का एम होगा, ठीक है। इसके एम्स क्या होंगे, टू फाइंड लॉजिक, ओके, मतलब हमारी लॉजिकल थिंकिंग क्या डेवलप करना, ओके। दूसरा क्या है टू एनहांस क्रिएटिविटी, टू एनहांस क्रिएटिविटी, ठीक है। और क्या हमारी क्या बढ़ाना, क्यूरियोसिटी बढ़ाना, है ना, क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट, ठीक है। ये ठीक कि हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो भी थोड़ा डेवलप होगी और हमारी जो क्रिएटिविटी है वो भी डेवलप होगा। और जो इसका एक मेन होता है कि किसी को जो भी हमारे पास टास्क है, जो भी प्रॉब्लम है उसका या जो भी काम हम कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक ढूंढना, ये सब इसके एम होने चाहिए साइंस के। और ये हमारा एक कौन सा एटीट्यूड डेवलप करता है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है, डेवलप, यही है साइंटिफिक एटीट्यूड, जो आपने ये पढ़ा है यही है। ठीक है, ये है हमारे पास साइंस का है। और तीसरा क्या है हमारा सब्जेक्ट, सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स ये सब नहीं है इसमें, ये हमारे एक तरीके से इसमें देखिए आपको क्या बताता है, ये किस हिसाब से है, इसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना है, ठीक है। तीसरा क्या है सोशल साइंस, ओके। अब सोशल साइंस में हमें कौन सा अप्रोच अपनाना है, मैंने बताया इंटीग्रेटेड अप्रोच शुड बी अप्लाइड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्ट का हमें मिक्सचर करके इसमें पढ़ाना है, ठीक है। जैसे वो सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, ह्यूमनिस्टिक हो सकता है, फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन हो सकता है, आर्ट हो सकता है, तो ये सारे सब्जेक्ट हमें इसमें मिल करके पढ़ाने हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा है सोशल साइंस, इसमें कौन सा अप्रोच है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें हमें सारे सब्जेक्ट्स का एक तरीके से मर्जर पढ़ाना है, जैसे फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन, आर्ट, ह्यूमनिज्म जो भी है वो सब हमें इसके अंदर पढ़ाना है। और हमें उसके अंदर क्या करता है एक तरीके से इंसानियत डेवलप करनी है, वो सब सोसाइटी के लिए उसको क्या करना है प्रिपेयर करना है, यही सब किसके अंदर आएगा सोशल साइंस के, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की कि आखिर इसने क्या लास्ट में कहा है, जो भी इसने बातें कही हैं वो सब इसमें आ जाएंगी, जो हम इसके कंक्लूजन लिखेंगे क्या कहा गया है। कहा जाए तो इसने क्या एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात नहीं की है ना, इसके ओवरऑल डेवलपमेंट की इसने बात कही है कि कोई भी उसका एस्पेक्ट छूटना नहीं चाहिए, है ना। और नॉलेज को एज ए इंफॉर्मेशन नहीं लेना है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। नॉलेज शुड नॉट बी एज अ इंफॉर्मेशन, नॉलेज शुड नॉट बी एज अ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको कोई हमें इंफॉर्मेशन के लिए नहीं लेना है, नॉलेज को उसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसको समझना है, फिर उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है। इसलिए टीचर का कैसा रोल बताया, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर एज अ
फैसिलिटेट। समझ रहे हो क्या कि टीचर हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी देगा, बच्चा खुद से ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, है ना। और क्या है, नॉलेज कहाँ से कनेक्ट होना चाहिए, लाइफ आउटसाइड द स्कूल, कनेक्ट नॉलेज लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ठीक है, जो हमारी नॉलेज है वो हमारे जो बाहर का जो जीवन है उससे कनेक्टेड होना चाहिए, नहीं तो उस नॉलेज का कोई यूज नहीं है। तो हमने आपको पहले बताया था कि ये किस पे डिपेंड है, ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये कौन से अप्रोच पे डिपेंड है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे, है ना। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये संरचनात्मक, जब हम नॉलेज को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, खुद से डिस्कवर करेंगे। तो जब बच्चा इन्वॉल्व होगा तो सारे के सारे उसका क्या होगा, खुद के माइंड में जाएगा और वो अपनी चीजों को बाहर अपनी बाहरी दुनिया से रिलेट कर पाएगा। ठीक है, ये सब था, आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक और लिख लीजिए, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग वही, ठीक है, फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। देखिए जो मैं बता रहा हूं कोई जरूरी नहीं है सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए। अगर मैं कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहा हूं तो हो सकता है वहां पे कुछ और कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड कोई बात आ जाए, क्वेश्चन वैसा ही होगा लेकिन आपको उसका मीनिंग पकड़ना होगा, है ना। आपको इतना क्या होगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर एनसीएफ 2005 में बात आखिर कंस्ट्रक्टिविज्म की है, नॉलेज को हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसमें आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा किसमें नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना। कि एनसीएफ मतलब वो कोई कंडीशन दे देते हैं ना कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ये शिक्षिका को क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ ऑप्शन होता है ना। तो उसमें क्या ढूंढना है, नॉलेज को कंस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रहा है, बच्चा खुद से इन्वॉल्व कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, क्लासरूम कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे बच्चा इन्वॉल्व हो, जो बच्चा एक्टिव हो, वही हमारा ऑप्शन है। बस आपको ये ध्यान रखना है, बच्चा ही भगवान है, ये समझ लीजिए। ठीक है, कि जो हमारी जो आजकल जो जितनी भी पॉलिसीज आ रही हैं उसमें बच्चे को क्या माना गया, भगवान माना गया। ठीक है, जो कुछ बच्चा करेगा वो सब सही है, वही सब हमें जानना है। ठीक है, बच्चे टीचर को सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर काम करना है, वो तो सब खुद से ही सीख लेगा। ठीक है, ये बात किसने कही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में। ठीक है, फिर आप कुछ रिवीजन कर लेते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कितनी बार आ चुका है अभी तक, 4 बार आ चुका है। कितनी बार, सन 75, 88, 2000, 2005। ठीक है, इसने ये किस पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है। इसके लिए कमेटी कौन सी बनी थी, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। इसके हेड कौन थे, प्रोफेसर यस पाल। यही एक और चीज के हेड थे जिससे इसने अपनी पॉलिसीज ली हैं, वो कौन सा था, लर्निंग विदाउट बर्डन, जो कब आया था 1993 में। ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में है, 8th शेड्यूल में। ठीक है, इसमें टीचर का रोल क्या बताया है, एज अ फैसिलिटेटर। इसने अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, क्या दिए हैं हमने आपको लिखवा दिए, आप रिवाइज कर लीजिएगा। और क्या है, और जो है इसने कुछ सब्जेक्ट्स का बताया है, जैसे मैथ्स का मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट्स बताया है, साइंस का क्या बताया है कि जो हमारे अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, और जो सोशल साइंस है उसके लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच अप्लाई करने के लिए बताया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एनसीएफ से रिलेटेड इससे बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ रह जाता है तो मैं जो रिवीजन क्लासेस होंगी उसमें आपको बता दूँ। धन्यवाद।